नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इनकम टैक्स के सेकंड चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस के लेक्चर 3 के अंदर। उम्मीद करता हूं इससे पहले वाले 2 लेक्चर आप सभी ने अच्छे से अटेंड कर लिए होंगे। देखिए, अगर आप लोग डायरेक्टली इस तीसरे पार्ट पे आए हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग पहले लेक्चर और सेकंड लेक्चर को जरूर लगा लीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर 3 समझ में आएगा। क्योंकि पहले लेक्चर के दरमियान मैंने जितनी भी फंडामेंटल्स बातें हैं, जितनी भी बेसिक कंडीशंस हैं, जितनी भी एडिशनल कंडीशन है और कुछ स्पेशल केसेस को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने काफी न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस किया था। आज का ये वीडियो, ये जो लेक्चर 3 है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर के, इंडिविजुअल को लेकर के प्रैक्टिकल लेक्चर रहने वाला है। माने आपकी गिरीश अहोजा और वीके सिंघानिया दोनों किताबों के कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, कुछ इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लेके आया हूं, जिनको आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें एक राइट अप्रोच को अडॉप्ट करना है जब भी आप लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे। लेक्चर अगर आपको यूजफुल और हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल, विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जहां पे हम लोग बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा कुछ ऐसे स्पेशल केसेस है जहां पे हम लोग केवल BC1 को ही चेक करते हैं, इसके अलावा हमें BC2 को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। जितने भी बच्चे नए आए हैं, एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखिए, हम लोग चेक कर रहे हैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस अपने आप में एक आपका टैक्स स्टेटस होता है। माने इनकम टैक्स ये कैसे डिसाइड करेगा कि आपकी टोटल कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लेना है। माने आपकी नेशनल इनकम के ऊपर टैक्स लेना है, इंटरनेशनल के ऊपर टैक्स लेना है, या कुछ कुछ पार्ट के ऊपर टैक्स लेना है। तो ये सभी चीजें डिसाइड करेंगी आपके स्टेटस के थ्रू, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स डिसाइड करता है। और रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 कंडीशंस अवेलेबल हैं। एक को हम लोग बेसिक कंडीशन कहते हैं, एक को हम एडिशनल कंडीशन कहते हैं। इन दोनों कंडीशंस को ही हम लोग लगा के देखते हैं और चेक करते हैं। अगर आपका स्टेटस रेजिडेंशियल है या फिर रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट के अंदर भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फटाफट से आपको रिकैप करा देता हूं। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आपको क्या करना है, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना, ध्यान से समझना मेरी बात। हमें क्या करना है, हमें आपके रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना है। अगर आप लोग अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक आपका, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बेसिक कंडीशन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इनको क्या कहा जाता है, आपका बेसिक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होती है जिसे हम लोग कहते हैं एडिशनल कंडीशन। क्लियर है? याद रखिएगा, आप लोग क्या कहेंगे, एडिशनल कंडीशन। अब याद रखिएगा, आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है, जब भी आप लोग बेसिक कंडीशन की बात करते हैं तो बेसिक कंडीशन भी हमारे पास 2 अवेलेबल है और एडिशनल कंडीशन भी हमारे पास 2 अवेलेबल है। जब आपकी बेसिक कंडीशन कोई एक सेटिस्फाई कर जाती है, एटलीस्ट कम से कम कोई एक बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है, तो आपको एडिशनल कंडीशन की तरफ जाना है। माने हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, हमारे पास 2 कंडीशन है बेसिक कंडीशन के अंदर, बेसिक कंडीशन 1 और इसको क्या कह देंगे, बेसिक कंडीशन 2। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है, बेसिक कंडीशन 1 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका बेसिक कंडीशन नंबर 2। तो बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2 के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको एक और का साइन देखने को मिला था। माने चाहे आपकी कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर जाए, चाहे आपकी कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर जाए, या दोनों ही सेटिस्फाई कर जाए, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम एडिशनल कंडीशन की तरफ नहीं जाते हैं। हमें देखना है बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है। बेसिक कंडीशन नंबर 1 कहती है जो आपका प्रीवियस ईयर है, या आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे, जिस साल आप सभी ने पैसा कमाया या एसएससी ने पैसा कमाया, उस साल अगर वो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर 182 दिन कम से कम रहा हो। माने इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल उसने पैसा कमाया, अगर उस साल वो हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 182 दिन, देखिए इससे ज्यादा हो सकते हैं,
कम से कम 182 दिन अगर वो इंडिया के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपकी बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। अगर बेसिक कंडीशन 2 की बात करूं तो बेसिक कंडीशन 2 ये कहती है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आपके 2024 और 25 की, माने इस साल हमें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसके ऊपर बेसिक कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो जो 2024 और 25 का डेटा है इस साल आपको देखना है, माने इस साल ही आपका प्रीवियस ईयर है, मान लीजिए ये आपका प्रीवियस ईयर है, इस साल ये हिंदुस्तान में कम से कम 60 दिन रहा हो। माने कितने दिन की बात हो रही है यहाँ पे, 60 दिन की बात हो रही है। और इससे पहले वाले जो 4 साल है, ध्यान से समझिएगा, 4 साल हैं, उन चारों सालों को मिला करके अगर ये हिंदुस्तान के अंदर 365 कम से कम दिन रहता है तो ये आपकी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी सेकंड। क्लियर है? माने जब भी आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं और बेसिक कंडीशन अप्लाई करते हैं तो दो बेसिक कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहली बेसिक कंडीशन नंबर 1, दूसरी बेसिक कंडीशन नंबर 2। बेसिक कंडीशन नंबर 1 ये कहती है जिस साल पैसा कमाया, यानी कि जिस प्रीवियस ईयर की आप लोग बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के दरमियान जो एसएससी है अगर वो हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 182 दिन रहता है तो वो आपकी बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करता है। अगर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर, मान BC2 सेटिस्फाई कर ले तो उसकी कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर के दरमियान 60 दिन कम से कम और पिछले 4 साल वो कितने दिन रहा हो हिंदुस्तान में, 365 दिन रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहेंगे हम उसको कि इसने बेसिक कंडीशन सेकंड को सेटिस्फाई किया है। अब मेरी बात ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपका एसएससी बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करता है, माने ये क्या कर रहा है, बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, या तो बेसिक कंडीशन से सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है, या तीसरा केस बन सकता है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। कई केस आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो ऐसे केस में हम उसको एक स्टेटस देंगे, वो होगा आपका रेजिडेंट का। क्लियर है? आप लोग याद रखिएगा वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। माने अगर बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई किया तो भी रेजिडेंट है, सेकंड सेटिस्फाई किया तो भी रेजिडेंट है, और दोनों सेटिस्फाई किया तो भी रेजिडेंट है। अब एक तीसरा केस और बन रहा है, ना तो उसने बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई किया, ना ही उसने बेसिक कंडीशन सेकंड को सेटिस्फाई किया। इस तरीके के केस में हम लोग उसको कहेंगे NR, माने नॉन रेजिडेंट। क्या कहेंगे हम उसको, नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट के केस में आपको एडिशनल कंडीशन पे स्विच होने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा पहली बात की रेजिडेंट कैसे चेक करना है, नॉन रेजिडेंट कैसे चेक करना है। चाहे BC1 सेटिस्फाई कर दे, चाहे BC2 सेटिस्फाई कर दे, या दोनों सेटिस्फाई कर दे, तो वो आपका रेजिडेंट हो जाएगा। अब यहां पे देखना ध्यान से क्या बता रहा हूं, अगर आपको एक बार रेजिडेंट का स्टेटस मिल गया, देखिए अगर आपको नॉन रेजिडेंस का स्टेटस मिलता है तो फिर इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है, आपको केवल इंडिया में इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देना है। लेकिन अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट आ जाता है तो यहाँ पे भी दो कैटेगरियां बनती है, एक आपकी ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी बनती है, एक आपकी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी बनती है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी कैसे पता चलेगा और नोट यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी कैसे पता चलेगी, तो हमें स्विच होना पड़ेगा आपकी एडिशनल कंडीशन 2 के ऊपर या एडिशनल कंडीशंस के ऊपर, जहां पे हम लोग दो कंडीशन अगेन पढ़ेंगे, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 और एडिशनल कंडीशन नंबर 2। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर आप लोग एडिशनल कंडीशन के अंदर आ जाते हैं तो यहां पे आपके एडिशनल कंडीशन नंबर 1 है, एडिशनल कंडीशन नंबर 2 है। ये क्या कहता है, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 ये कहती है अगर एसएससी अगर पिछले 10 साल के दरमियान, ध्यान से समझना, कितने साल का डेटा आपको लेना है, 10 साल का डेटा लेना है, 10 साल के दरमियान अगर 2 टाइम रेजिडेंट हो जाता है, 10 साल में कितने टाइम हो गया, 2 टाइम रेजिडेंट हो गया, तो वो AC1 को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको एंड का सिंबल देखने को मिलेगा, माने दोनों सेटिस्फाई करेंगी ना तो आपका ऑर्डिनरी केस में जाएगा, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं किया तो वो आपका नॉट ऑर्डिनरी के केस में चला जाएगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है 7 साल का डेटा उठा लीजिए, जिस साल पैसा कमाया उसके अलावा 7 साल अगर आप लोग उठाते हैं यार, अगर हिंदुस्तान में वो 700 दिन कम से कम रहा हो, ठीक है, कम से कम कितना है 700 दिन में, 730 प्लस क्या लिख रहा हूं, 730 दिन रहना चाहिए, 730 प्लस का क्या मतलब है, इससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी दो कंडीशन है, अगर दोनों सेटिस्फाई करेंगे, देखिए रेजिडेंट कब हुआ है, रेजिडेंट तब हुआ है अगर उसने एक कंडीशन या दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। रेजिडेंट के बाद अगर वो आपकी एडिशनल कंडीशन 1 को भी सेटिस्फाई करे
प्लस में एडिशनल कंडीशन सेकंड को भी सेटिस्फाई करता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगर इसके अलावा एक करे एक भी ना करे तो किस कैटेगरी में चला जाता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की कैटेगरी में चला जाता है। तो ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ये मैंने रिकैप करा दिया है ताकि हम अब जब न्यूमेरिकल सोल्व करें तो आपको कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम या डाउट ना आए मन में। क्लियर? तो ये आपको कंडीशंस याद रखनी है भाई और बहनों, इनके बिहा पे आप लोग इजीली ऐसे टैकल कर पाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स है ऑब्वियस सी बात है, वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट है 5वें सेमेस्टर का। एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना, पूरी की पूरी कहानी जोड़ घटा गुना भाग के ऊपर डिपेंड करेगी। आपको एक एक मंथ के दिन कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उन सभी डेज को जोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें चेक करना है ना, कहीं पे 182 दिन चेक करना है, कहीं पे 60 दिन चेक करना है, कहीं पे 365 दिन चेक करना है, कहीं पे 730 दिन चेक करना है। ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम एक एक डेट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ये आपकी किताब के अंदर इलस्ट्रेशन 2.1 है, आई होप कि ग्रीस अहोजा वाली किताब का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सिटीजन ऑफ यूएसए। ये कहां का सिटीजन है? यूएसए का सिटीजन है, जो इंडिया में 1991 से रह रहा है, माने 1991 से हिंदुस्तान के अंदर ये आपका बंदा रह रहा है। ही लिव इंडिया on the 16/7/2019 and visit USA and return 4 जनवरी 2020 को। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2019 और 20। अब आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान देना है हमें किस साल के लिए कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है आपके प्रीवियस ईयर के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर, क्या दिया हुआ है 2019 और 20 दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यही इसी साल आपको पूरा बेसिक कंडीशन 1 लगाना है, बेसिक कंडीशन 2 लगाना है। देखिए अगर मैं बात करूं 19 और 20 की, तो अगर आप लोग फिनेंशियल ईयर की बात करते हैं, अगर यहां पे मैं कहूं आपको किसकी बात करनी है, आपको बात करनी है आपके फिनेंशियल ईयर की। तो फिनेंशियल ईयर कब से कब तक रहेगा? आप सभी को पता है यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर के 2019 के, और ये कहां तक चलेगा, ये आपका 1 या 31, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं 31 मार्च ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 31 मार्च तक चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा आपका 31 मार्च, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया 31 मार्च, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2020। क्लियर है? ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, सिंपल सी बात है। यही तो आपको फाइनेंशियल ईयर रहेगा 1/4/2019 से लेकर के और 31 मार्च 2000। तो जब भी आप लोग इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, जब भी आप लोग बेसिक कंडीशन या एडिशनल कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो हमें आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसको ध्यान में रख के नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करना होगा। जैसे अगर आप लोग प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो हमें 19-20 के लिए चेक करना है। तो 19-20 के लिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक रहेगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2020 तक रहेगा। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, ये जो आपका मिस्टर ए है ये हिंदुस्तान कब छोड़ के गया, 16 जुलाई को छोड़ के गया और 4 जनवरी को वापिस आ गया है। क्लियर? अब आपको एक एक मंथ के डेज कैलकुलेट करने हैं। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें चौथे मंथ से कैलकुलेट करना है 2019 के अंदर। तो यानी कि अगर मैं 2019 की बात करता हूं और चौथे मंथ का मतलब क्या हो जाएगा आपका अप्रैल हो जाएगा। अप्रैल के बाद आप लोग मई की बात करेंगे, फिर आपका जून आ जाएगा, फिर आपका जुलाई आ जाएगा, फिर आपका अगस्त आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही फिर क्या आ जाएगा आपका सितंबर, और फिर आपका क्या आ जाएगा अक्टूबर, और फिर क्या आ जाएगा आपका नवंबर, और फिर क्या आ जाएगा आपका दिसंबर। तो ऐसे करके आपका ये 2019 कंप्लीट हो गया है। अब आप अगर 2020 की बात करते हैं तो 2020 के अंदर आपको 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है। माने हमारे पास जनवरी आ जाएगा, हमारे पास फरवरी आ जाएगा और हमारे पास आपका मार्च आ जाएगा। बस ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये देना है ये कब छोड़ के गया है, ये 16 जुलाई को छोड़ के गया है। जिस दिन छोड़ के गया है उसको भी कैलकुलेट करना है। माने जुलाई के अंदर 16 दिन रहा है तो ये आपका जुलाई रहा, जुलाई के अंदर ये कितने दिन रहा आपका 16 दिन रहा। अब अगस्त में नहीं रहा, सितंबर में नहीं था, अक्टूबर में नहीं था, नवंबर में नहीं था, दिसंबर में नहीं
नहीं था, वापस कब आया है आपका 4 जनवरी को वापस आ गया है, मानी केवल 3 दिन जनवरी के मंथ में बाहर रहा। जनवरी का मंथ 31 का होता है, 3 दिन माइनस कर देंगे तो आपका 28 दिन बनेगा। 2020 के अंदर फरवरी 28 का होता है और मार्च कितने का रहेगा आपका 31 का रहेगा। अब जिन मंथ में नहीं रहा उनको कैलकुलेट करना नहीं है। अप्रैल आपका 30 का रहता है, मई आपका 31 का, जून आपका कितने का रहता है 30 का रहता है। अब हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, हम बेसिक कंडीशन 1 चेक करेंगे। बेसिक कंडीशन 1 क्या कहती है, जिस साल का आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, माने हम लोग 2019 और 20 का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके दरमियान अगर टोटल 182 दिन कम से कम बन जाता है, तो एक बार टोटल कर लेते हैं। पहले आपका 30 है, फिर 31 है, फिर आपका 30 है और फिर आपका 16 है, फिर प्लस में आपका 28 है और फिर आपका कितना बन रहा है 28 है और फिर आपका 31 है, माने टोटल 194 दिन बनता है। ये कितना दिन बना आपका 194 डेज बना और हमें कितना चाहिए, हमें 182 दिन चाहिए, माने हमारी कंडीशन क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है। तो ये जो पर्सन है ये बेसिक कंडीशन 1 को अगर सेटिस्फाई करता है तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, रेजिडेंट कह देंगे। क्लियर है। और ये हिंदुस्तान में कब से रह रहा है, यानी कि हिंदुस्तान में स्टे है इसका 1991 से। इस टाइम पीरियड के दरमियान बस ये बाहर गया था, उससे पहले हिंदुस्तान में ही रहा, मतलब हर साल 365 दिन तो ये रहा ही रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपका एक बार रेजिडेंट स्टेटस आ जाता है तो हम एडिशनल कंडीशन 1 चेक करते हैं। अब 1991 तक ये रेजिडेंट रहेगा, ये मल्टीपल टाइम्स रेजिडेंट रहेगा। ऑब्वियस ही बात है, आप लोग 182 दिन कंडीशन मांगते हैं, हर साल 365 दिन रहा है, माने ये 2 टाइम रेजिडेंट आराम से हो जाएगा। तो ये आपके एडिशनल कंडीशन 1 सेटिस्फाई करती है। एडिशनल कंडीशन सेकंड क्या कहती है, पिछले 7 साल के दरमियान टोटल 700 दिन अगर ये रहता है, 730 दिन, और एक साल में इसके 365 बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 7 साल में तो आराम से 730 हो जाएंगे। माने ये जो आपकी एडिशनल कंडीशन है सेकंड, ये भी सेटिस्फाई करती है। तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने? देखिए आपका क्या था, ये 16 जुलाई 2019 को छोड़ के गया, 4 जनवरी 2020 को वापस आ गया है। तो इस साल के दिन मैंने कैलकुलेट किए, 194 दिन बनते हैं। हमें चाहिए क्या, बेसिक कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग अगर रेजिडेंट चाहिए तो हमें चाहिए 182 दिन, माने हमारी बेसिक कंडीशन 1 काम कर गई। और ये आराम से, क्योंकि 1991 से हिंदुस्तान में रह रहा है, ऑब्वियस सी बात है 365 के 365 दिन रहा। और एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहती है, एडिशनल कंडीशन 1 ये कहती है कि अगर आपका 2 टाइम रेजिडेंट कर देते हो, तो देखिए अगर आप लोग बात करते हैं जैसे 2019 और 20 की हो गई है, तो इससे पहले आप लोग लोगे 2018-19 का, फिर आप लोग लोगे 2017-18 का। क्लियर है, मैं केवल 2 साल का डेटा लेता हूं। 2018-19 के अंदर 365 दिन रहा, 182 वाली कंडीशन सेटिस्फाई, ऐसे एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई, माने ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर। तो बहुत बेसिक तरीके से कैलकुलेट करना, केवल नंबर ऑफ डेज को अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग इजीली सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इंडियन सिटीजन है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये बंदा इंडियन सिटीजन है, बिजनेसमैन है और ये आपका जयपुर में रहता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और ये कहां जा रहा है, जर्मनी के लिए जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है। तो आप अगर आपको स्पेशल केस ध्यान हो तो हमने पढ़ा था, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन का पर्सन है और अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश जाता है तो हम उसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स केवल और केवल BC1 चेक करेंगे। क्लियर है, क्या करेंगे हम लोग, BC1 चेक करेंगे। और BC1 चेक करने के बाद देखेंगे या तो उसका स्टेटस रेजिडेंशियल रहेगा या नॉन रेजिडेंशियल, या ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कब गया है, वो 15/8/2019 को गया है और वापिस कब आ गया है, 10/11/2020 को आ गया है। उससे पहले वो कभी हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया है। क्लियर। आपका असेसमेंट ईयर कितना है, 2020 और 21। तो मेरे को बताओ असेसमेंट ईयर अगर 2020-21 है तो मैं अगर आपसे कहूं प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, तो प्रीवियस ईयर, ऑब्वियस सी बात है। अगर असेसमेंट ईयर 20-21 है तो ये क्या हो जाएगा, 2019 और 20 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कितने दिन हिंदुस्तान से बाहर गया, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोग 19-20 के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 19-20 का ही डेटा लेना पड़ेगा। वही अगर आप लोग फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं 1/4/2019 से लेकर के
हमें कहां तक चलना है, हमें 20 के अंदर 31 मार्च तक चलना है, माने 31 मार्च 2020 तक हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका अप्रैल मंथ आ जाएगा 2019 का, क्या आ जाएगा आपका अप्रैल आ जाएगा, फिर मई आ जाएगा, फिर आपका जून आ जाएगा, फिर आपका जुलाई आ जाएगा, फिर आपका अगस्त आ जाएगा, फिर आपका सितंबर आ जाएगा, फिर आपका अक्टूबर आ जाएगा, फिर आपका नवंबर आ जाएगा, फिर आपका दिसंबर आ जाएगा। ऐसे ही 2020 के लिए आपका जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। अब वो गया कब है हिंदुस्तान से बाहर, आपका 8 तारीख 8वें महीने की 2019 को 15 तारीख को गया है, यानी कि जुलाई के बाद अगस्त में गया है। अगस्त में कितने दिन के लिए गया है, वो एग्जैक्टली 15 तारीख को गया है, माने केवल 15 दिन अगस्त में रहा। ठीक है, और वापिस कब आया है, 11वें महीने में आया है, माने नवंबर में आया है। तो सितंबर और अक्टूबर तो वहीं रहा और 10 तारीख को वापिस आया है। 10 और आपका टोटल कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो नवंबर 30 का मंथ होता है, तो 10 तारीख से लेके 20 दिन वो 21 दिन आपका टोटल ये नवंबर का हो गया। दिसंबर की बात करूं तो 31 दिन हो जाएगा। जनवरी की अगर आप लोग बात करते हैं तो 31, फरवरी आपका 28 का रहेगा, मार्च आपका 31 का रहेगा। इससे पहले अप्रैल आपका 30 का रहेगा, मई आपका 31 का, जून आपका 30 का और जुलाई आपका 31 का रहेगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप लोग टोटल करते हैं 30 प्लस में 31 प्लस में 30 और फिर से 31 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस में आपका कितना हो जाएगा 21 दिन हो जाएगा, प्लस में आपका कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, प्लस में आपका फिर से 31 हो जाएगा, प्लस में फिर से आपका 28 हो जाएगा, प्लस में आपका 31 हो जाएगा। 279 डेज, माने यहाँ पे कितना हो गया आपका 279 डेज। और मैंने क्या बताया था, इसके ऊपर आपको केवल बेसिक कंडीशन 1 अप्लाई करनी है, जिसमें कितने दिन चाहिए हमें 182 दिन चाहिए। 182 दिन से ज्यादा बन रहा है, दैट्स व्हाई इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना है ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके रीजन इसके पीछे ये है कि ये केवल इसी टाइम के दरमियान हिंदुस्तान से बाहर गया, इससे पहले तो गया ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना, इससे पहले तो गया ही नहीं। आई थिंक ऑर्डिनरी होगा, ठीक है, ये केवल थोड़े टाइम के लिए गया है, तो इससे पहले तो हिंदुस्तान में ही था, तो आपका 2 टाइम रेजिडेंट ऑब्वियस सी बात है होगा। और अगर आप लोग देखेंगे 7 साल में अगर 730 दिन कैलकुलेट करना है तो वो भी होगा, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंस वाला कंडीशन आएगा। ठीक है, तो आपको चेक क्या करना है, आपको बेसिक कंडीशन चेक करना है, आपको एडिशनल कंडीशन चेक करना है। अगर वो बिजनेस ट्रिप के लिए जाता है तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन 1 के साथ साथ आप लोग बेसिक कंडीशन 2 भी चेक करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और कमेंट में मेरे को बताना है एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ इसी तरीके का है, केवल आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ही चेक करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2.3 है, क्या कहता है, ए आर कोई पर्सन है जो जर्मन नेशनल का है, जो हिंदुस्तान आता है फर्स्ट टाइम 2015 और 16 के अंदर, याद रखिएगा, माने 2015-16 से ये मिस्टर आर हिंदुस्तान के अंदर आया। बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये क्या कह रहा है, 2015, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 के दिन दिए हुए हैं, माने यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2015 और 16, फिर क्या दिया हुआ है 2016 और 17, फिर क्या दिया हुआ है 2017 और 18, फिर क्या दिया हुआ है 2018 और कितना दिया हुआ है आपका 19 भी दिया हुआ है। देखिए कहाँ पे 2018 और 19 ये रहा। क्लियर है। अब यहाँ पे कितने कितने दिन है, 156 दिन रहा, यहाँ पे 156 दिन है, यहाँ पे कितना है 72 दिन है, आगे क्या है 183 दिन है, फिर आपका कितना है 161 दिन है। क्लियर है। आई थिंक कोई मिस हो गया है, 18, 19 और उसके बाद 19, 20 भी है, याद रखिएगा 2019 और 20। 2019, 20 में कितने दिन रहा है, वो 84 दिन रहा है। क्लियर। तो ये आपका डेटा दिया हुआ है, हमें चेक करना है रेजिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 2019 और 20। 2019-20 के लिए चेक करना है। ये रहा 2019 और 20 वाला डेटा। बेसिक कंडीशन 1 क्या कहती है, 182 दिन नहीं बनेगा। बेसिक कंडीशन 2 क्या कहती है, आपका इस साल 60 दिन होना चाहिए, पिछले 4 साल में 365 बनना चाहिए। तो 84 दिन 60 से ज्यादा है। पीछे वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन चारों सालों के दरमियान 1, 2, 3, 4, इन 4 साल में क्या 365 दिन बनता है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 161 प्लस में 183 प्लस में 72
72 और प्लस में कितना हो जाएगा 156, 572 दिन, माने कितना हो गया आपका 572 दिन, 365, यानी कि बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई करता है। तो आर का स्टेटस कैसा हो गया, आर का स्टेटस हो गया रेजिडेंट। क्लियर है, याद रखिएगा आर का स्टेटस क्या हो गया है आपका रेजिडेंट। ठीक है, अब रेजिडेंट के बाद हम जो आपके एडिशनल कंडीशन 1 चेक करते हैं। एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहती है, आपका कितने टाइम रेजिडेंट होना चाहिए, 2 टाइम रेजिडेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो ये रेजिडेंट है ही है, अगर आप लोग देखेंगे 2018-19 में 161 दिन रहा, हमें चाहिए क्या, वही कंडीशन चाहिए। यहाँ पे BC1 काम करेगा, काम नहीं करेगा क्योंकि 182 दिन चाहिए। BC2 क्या कहती है 60 दिन, यहाँ पे पूरे हो गए। इन तीनों को कैलकुलेट कर लो, अगर यहाँ पे 365 बनता है तो बात बन जाएगी 156 प्लस में 72 प्लस में 183, कितना बनता है 411 दिन, 365 से ज्यादा है, माने ये 2 टाइम रेजिडेंट हो गया है। अगर 2 टाइम रेजिडेंट हो गया तो एक आपकी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। अगर आप लोग एडिशनल कंडीशन सेकंड की बात करते हैं तो 7 साल के दरमियान अगर 730 दिन बनता है, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से 4 साल का हमने देखा था 572 दिन बनता है। एडिशनल कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई नहीं करती है, तो ये रेजिडेंट तो रहेगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कैटेगरी में ये मिस्टर आर आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे ऐसे करके आपको इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है और इजीली कैलकुलेट करना। फाइनेंशियल ईयर की थोड़ी सी समझ है तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। जैसे एक सवाल और करते हैं, उसके बाद एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। रिकी पॉन्टिंग है जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ऑब्वियस सी बात है, हिंदुस्तान में आता है 100 दिन हर साल। 2006 से लेकर के वो कितने दिन रहा हिंदुस्तान के अंदर, हर साल 100 दिन रहा, माने आप क्या कहेंगे 2006 से लेके 7 तक। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 से लेके 8, 8 से लेके 9 और 9 से लेके 10, फिर ऐसे 10 से लेके 11, 11 से लेके 12, फिर 12 से लेके 13। ठीक है ना, और 2013 से लेके 14। क्लियर है, ऐसे हम लोग क्या कहेंगे 2014 से 15, 2015 से 16, 2016 से 17, 2017 से 18, 2018 से 19 और 2019 से 20। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं 2019 से लेके 20 तक, क्योंकि हमें असेसमेंट ईयर 2020-21 लेना है, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 19-20 हो जाएगा। हर साल कितने दिन रहा, 100 दिन रहा, तो कितने कैलकुलेट कर लोगे आप लोग यहाँ पे 100 कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कितने कितने लिख दिए आपके 100 दिन लिख दिए, तो यहाँ पे लिख दिया आपका 100 दिन। आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे कितना हो गया 100, फिर आपका ऐसे ही 100 एंड 100 एंड 100। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब पूछा क्या हुआ है, आपको बताना है इसका क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, बेसिक कंडीशन 1 क्या मांगती है, जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके अंदर 182 दिन बन जाए। प्रीवियस ईयर हमारा 19-20 है, कितने दिन बन रहे हैं 100 दिन बन रहे हैं, तो BC1 तो काम नहीं की। BC2 क्या कहती है 60 प्लस 365। देखिए ध्यान से क्या है आपका 60 प्लस 365। ये 365 दिन कब के हैं, ये 365 दिन माय डियर फ्रेंड्स 4 साल के अंदर होने चाहिए। माने यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 60 वाली कंडीशन पूरी करती है, और यहाँ पे पिछले 4 साल पकड़ लो 1, 2, 3 और 4, कितना हो जाएगा 400 दिन बनेंगे। कितने दिन बनेंगे 400 दिन। चाहिए कितने 365, माने बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई करती है, इसलिए इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया आर हो गया। अब हम चेक करेंगे इसकी आपकी एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहता है 2 टाइम रेजिडेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक टाइम तो आर हो गया है, अगर यहाँ पे भी सेम डेटा लगाएंगे, देखिए पूरा डेटा सेम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आर, माने ये एडिशनल कंडीशन 1 सेटिस्फाई करेगी। एडिशनल कंडीशन 2 क्या कहती है पिछले 7 साल के दरमियान 730 दिन कम से कम होना चाहिए, और हर साल कितने दिन रहा है 100 दिन रहा है, तो 700 ही बनेंगे, माने AC2 नहीं बनेगा, माने ये क्या हो जाएगा फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। क्लियर है। हाँ, अगर आप लोग इस टाइम पीरियड को 100 से बढ़ा करके 110 कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 10 दिन बढ़ जाएगा, और ये जो आपकी एडिशनल कंडीशन 2 है ये भी सेटिस्फाई कर जाएगी, और ये ऑर्डिनरी केस में आ जाएगा, और इसको फिर आपकी इंटरनेशनल इनकम के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी सवाल हैं, उनको इजीली हम लोग बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 2.5 का मेरे को कमेंट में बताना है, और 2.10 का, ये 2 क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको मेरे को बताना है। बाकी उम्मीद कर
करता हूं आज के लेक्चर के अंदर आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, काफी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं सोल दी बस लकी प्लर।